साथियों नमस्कार। इस भाग में हम बात करेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत की। 1932 में एफ हुंड और आर एस मुल्कन ने इस सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख अभिगृहीत इस प्रकार हैं। जिस प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षकों में भरे होते हैं, उसी तरह से अणुओं में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में भरे होते हैं। जब आणविक कक्षक तुल्य ऊर्जा और उचित सममिति के परमाणविक कक्षक मिलती हैं तभी बनते हैं। यानी आणविक कक्षक समान ऊर्जा और समान सममिति के परमाणविक कक्षकों से मिलकर के बनते हैं। तीसरी अवधारणा इसमें यह है कि परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक के प्रभाव में रहता है, जबकि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अणु में उपस्थित परमाणुओं की नाभिकों से प्रभावित रहता है। अर्थात आणविक कक्षक कैसे होते हैं? बहुकेंद्रीय होते हैं, यानी एक से अधिक नाभिक होते हैं। चौथी अवधारणा है कि बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर लें, जब दो समान सममिति के कक्षक संयोग करते हैं तो एक आबंधी आणविक कक्षक बनता है, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और दूसरा प्रति आबंधी आणविक कक्षक यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है। जो आबंधी यानी आबंधन यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसकी ऊर्जा परमाणविक ऑर्बिटलों से कम होती है, इसलिए उसका स्तर अधिक होता है। जबकि जो प्रति आबंधी आणविक कक्षक है, उसकी ऊर्जा परमाणविक कक्षकों की तुलना में अधिक होती है। ये स्थायित्व को कम करता है, इसका स्थायित्व कम होता है क्योंकि इसकी ऊर्जा अधिक होती है। जिस प्रकार परमाणु कक्षकों परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दर्शाते हैं, यानी जो भी परमाणु कक्षक है उसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नाभिक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से परमाणु कक्षक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाते हैं, उसी प्रकार आणविक ऑर्बिटल अणु में परमाणुओं के नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाते हैं। अगली अवधारणा में यह है कि परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय अफबाऊ नियम, हुंड और पाउली के नियमों का पालन होता है, यानी उसमें भी बढ़ती ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। युग्म तब तक नहीं होते हैं जब तक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, और सभी एक अणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की सभी जो क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, यानी एक कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और दोनों की स्पिन विपरीत होती है। अब हम देखें आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होता है। इसके पहले भाग में आप पढ़ भी चुके हैं। आणविक कक्षक का निर्माण परमाणविक कक्षकों के रैखिक संयोग से होता है। इसको अंग्रेजी में LACO शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं। ये फुल फॉर्म है लाइनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का, यानी परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण, एक इलेक्ट्रॉन युक्त हाइड्रोजन के लिए तो इसका हल करना आसान है, लेकिन जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाला निकाय होता है तो उसमें श्रोडिंगर समीकरण के हल प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे सन्निकट विधि यानी अप्रोक्सीमेशन मेथड का सहारा लेते हैं। यही अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम LACO यानी रैखिक संयोग कहते हैं। इसके अनुसार जो आणविक ऑर्बिटल बनता है उसका जो तरंग फलन है वो भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों के तरंग फलन का योग या अंतर होता है। जब ये जो तरंग फलन है जो समान दिशा में मिलते हैं तो आणविक कक्षक का जो परिणामी आयाम है यानी परिणामी तरंग फलन है वो इनके तरंग फलनों का जोड़ होता है। वैसे जो बनने वाला ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी आबंधन आणविक कक्षक कहलाता है, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। और जब विपरीत दिशा में मिलते हैं तो हमें प्रति आबंधन यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्राप्त होता है। ये जो इसका आयाम है वो परमाणविक ऑर्बिटलों के आयाम का अंतर होता है।
जो तरंग फलन है वो उसकी परमाणु कक्षकों की तरंग फलनों का अंतर होता है। तो जो आबंधी यानी बॉन्डिंग और मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसको हम सिग्मा द्वारा व्यक्त करते हैं, और जो प्रति आबंधी है उसमें सिग्मा स्टार द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी जिसमें आबंधन है उसमें स्टार नहीं लगा रहता, और जो प्रति आबंधी है यानी एंटी बॉन्डिंग है उसमें स्टार लगा देती है। सिग्मा पाई बॉन्ड आप जानते हैं कैसे बनते हैं, समाक्षत व्यापन से, जब समाक्ष से बनते हैं तो आपका सिग्मा बनता है, और जब पार्श्ववर्ती से बनते हैं तो पाई बनता है। तो इसी तरह से इसमें भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक उदाहरण लिया है हमने। मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं HO HB, ये दोनों मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। तो इसमें जो आणविक ऑर्बिटल बनेंगे वो इस तरह बनेंगे। एक जो दो पर आणविक ऑर्बिटल बनेंगे, जो आबंधी आणविक ऑर्बिटल बनेगा वो जो आबंधी आणविक कक्षक है उसके जो तरंग फलन है वो परमाणुविक ऑर्बिटलों के तरंग फलन यानी psi A और psi B का योग होगा। इसकी ऊर्जा परमाणुविक कक्षकों की ऊर्जा की तुलना में कम होगी, जबकि जो प्रति आबंधी यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है उसकी जो तरंग फलन है वो इन दोनों का अंतर होगा, और इसकी जो ऊर्जा होगी वो इन दोनों से अधिक होगी। जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएंगे तो स्थायित्व को बढ़ाएंगे, और जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे तो स्थायित्व को घटाएंगे। इसको हम प्रायोगिक तौर पे समझ सकते हैं तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्योंकि साई तरंग फलन है, हम मान लें कि दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके तरंग फलन psi A और psi B हैं। इनको हमने नीले रंग से दिखाया गया है। नीले रंग से आपको दो तरंगें यहाँ पर दिख रही होंगी। इनका जब व्यतिकरण होता है, यानी ये समान कला में है तो व्यतिकरण होता है तो ये तरंग का आयाम बढ़ जाता है, और ये काले रंग से जो हमने यहाँ दिखाया गया है ये उसका परिणामी तरंग आयाम है, और ये जो इसका जो आयाम है वो इन दोनों के आयामों का योग होगा, सदिश योग रहता है। तो ये हो गया, जोड़ हो जाएगा, ये तरंग प्रबल होगी, प्रबलित तरंग हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे चमक ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। अगर प्रकाश के किरणों को देखें तो ये इस तरह से जो व्यतिकरण होता है तरंग को बढ़ा देता है आयाम को, तो इसलिए रचनात्मक व्यतिकरण यानी संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। अंग्रेजी में इसको कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। इसके विपरीत यदि ये विपरीत कला में मिल रही हैं, देखिए अब नीले रंग से यहाँ पर दो दिखाए गए हैं, एक ऊपर है तो दूसरी उसकी अपोजिट नीचे है, ये नीचे आ गई तो ये ऊपर पहुँच गई। इस तरह से दोनों एक दूसरे को विपरीत कला में मिल रही हैं, और इससे जो बनने वाली परिणामी तरंग है वो हमने काले रंग से दिखाई है। तो ये देखिए इसका आयाम बहुत कम बचा है। तो इस तरह से इस तरंग के जो आयाम का विनाश हो गया है, कम हो गया है ये, तो ये इसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, और इसमें जो परिणामी तरंग का आयाम है वो दोनों के अंतर के बराबर है, सिग्मा स्टार बराबर psi A माइनस psi B। इस तरह से ये प्रतिआबंधी ऑर्बिटल बनता है। इसमें जो एंटी बॉन्डिंग या प्रतिआबंधी आणविक ऑर्बिटल बना है, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो अणु के स्थायित्व को ये कम कर देता है। आबंधी आणविक कक्षकों में रचनात्मक व्यतिकरण होता है और प्रतिआबंधी में विनाशी व्यतिकरण होता है। जो आबंधी आणविक कक्षक हैं इनके फलस्वरूप इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो नाभिकों के बीच में बनता है, जबकि प्रतिआबंधी यानी विनाशी व्यतिकरण के परिणाम स्वरूप जो प्रतिआबंधी कक्षक बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व नाभिकों से दूर होता है, बीच में नहीं होता है। और इनमें तो वास्तव में नाभिकों के मध्य में एक नोडल प्लेन भी होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो शून्य होता है। तो इनमें नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा रहता है, जबकि आबंधी आणविक कक्षकों में नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण
बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें बीच में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा रहता है। इसीलिए आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो अणु का स्थायित्व तो अधिक होता है। और आबंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा सदैव परमाणविक कक्षकों से कम होती है, जबकि प्रति आबंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों से हमेशा अधिक होती है। अब संयोग करने की कुछ शर्तों की बात कर लें तो इसके लिए मुख्य रूप 2 शर्तें हैं। एक तो संयोग करने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होना चाहिए, दूसरी संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक कक्षक के परितः समान सममिति होना चाहिए। जैसे ये परिपाटी ये है कि जो अक्ष सामने है, मतलब जो मेन अक्ष है, मुख्य अक्ष है, जिसको जेड अक्ष माना जाता है। जो सममिति अक्ष है, आणविक अक्ष जेड को ही मानते हैं। जैसा कि अपन गणित में पढ़ते हैं, गणित में आप एक्स अक्ष को ऊपर मानते हैं, वाई को बगल वाला मानते हैं। यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे ध्यान रखिए, जो वाई अक्ष अपन जिसको अपन मैथ में मानते हैं उसको यहाँ पे हम जेड अक्ष मानते हैं, और जेड अक्ष को ही हम आणविक सममिति मानते हैं। तो जो आणविक अक्ष है वो हम जेड मानते हैं, ठीक है। तो जो जेड अक्ष होता है वो आणविक सहमति में होता है। जिस तरह से हम पीजेड की बात करें तो पीजेड को हम इस तरह दिखाएंगे, और पी एक्स को हम ऐसे दिखाएंगे, और पी वाई को ऐसे दिखाएंगे। तो जब भी रैखिक संयोग होगा तो पीजेड मिलेंगे तो आपको सिग्मा बनेगा, और जब पी एक्स मिलेंगे तो हमारा पाई बनेगा, पाई 2px बनेगा, और पाई स्टार 2px बनेगा। यहाँ पे सिग्मा 2pz बनेगा और सिग्मा स्टार 2pz बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब संयोग करने वाले कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। जितना अधिक अतिव्यापन होगा आणविक कक्षकों के नाविकों को इलेक्ट्रॉन का घनत्व उतना ही अधिक होगा। नहीं, नाविकों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो अधिक कब होगा? जब उनमें अतिव्यापन अधिक होगा। जब अतिव्यापन अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन उनके बीच में अधिक रहेंगे और स्थायित्व तो अधिक रहेगा। जिस तरह से आणविक कक्षकों परमाणविक कक्षकों हम पी एक्स पी वाई एस इन सबसे इसके सबके नाम से व्यक्त करते हैं, इसी तरह से उनसे बनने वाले आणविक कक्षकों के भी कुछ नाम हैं। जैसे सिग्मा और सिग्मा स्टार, आप जब एक एस और एक एस परमाणु की कक्षक संयोग करते हैं तो हमें सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s प्राप्त होता है। यानी सिग्मा 1s कब बनेगा? जब 1s और 1s समान कला में मिलेंगे, इनका जोड़ होगा। और सिग्मा स्टार 1s कब बनेगा? जब 1s और 1s में अंतर आएगा, यानी दोनों विपरीत कला में मिलेंगी। आगे हम चित्र द्वारा यहाँ पर दिखाएंगे आपको। 2s से क्या बनेगा? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनेंगे। अब 2pz से भी सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz बनेंगी। यानी चूंकि ये आणविक अक्ष पे है z, अब x और y दोनों आणविक अक्ष के लंबवत हैं। अक्ष की लंबवत होने के कारण इनमें क्या बनेगी? पाई बनेगी। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनने की विधि में आप पढ़ ही चुके हैं। तो 2px जुड़ेंगे तो पाई 2px और पाई स्टार 2px बनेगा, और 2py बनेंगे तो पाई 2py और पाई स्टार 2py बनेगा। अच्छा, डी ऑर्बिटल से भी जो बनते हैं उनको डेल्टा नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें सब में 4 पालियाँ होती हैं। तो ये जैसे मान लो 3dxy से मिलता है तो डेल्टा 3dxy और डेल्टा स्टार 3dxy बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूंकि एस कक्षक गोलाकार होते हैं, इनके 1s अगर सही दिशा में धन दिशा में मिलते हैं तो आपका इस तरह बनता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बीच में अधिक रहेगा दोनों नाविकों की,
और यदि ये विपरीत कला में मिल रहे हैं, विपरीत दिशा में मिल रहे हैं, तो इनके बीच में एक नोडल प्लेन बन जाएगा, तो सिग्मा स्टार वन एस बनेगा। 2pz अगर एक ही दिशा में मिल रहे हैं, धन धन पालियाँ एक साथ मिल रही हैं, तो बीच में एक बड़ा सा लूप बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा रहेगा, तो ये सिग्मा 2pz बनेगा। और यदि ये विपरीत में मिल रहे हैं, धन से ऋण मिलेगा, तो यहाँ पे बीच में एक नोडल प्लेन होगा, एक तरफ धन होगा, एक तरफ ऋण होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये सिग्मा स्टार 2pz बनेगा। और 2px और 2py के संयोग से यदि ये समान दिशा में संयोग कर धन से धन और ऋण से ऋण, तो यहाँ पे जो पाई 2px बनेगा। इनका घनत्व एक ही जैसा है, बीच में घनत्व रहेगा। जबकि यदि विपरीत दिशा में मिल रहे हैं, धन से ऋण मिलेगा, ऋण से धन मिलेगा, तो क्या बनेगा, पाई स्टार 2px बनेगा। ये देखिए यहाँ पे ऋण से धन और धन से ऋण है, और इनके बीच में एक नोडल प्लेन रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बिल्कुल नहीं रहेगा। और इस तरह से डी से बनेगा। डी की चूंकि संरचना बहुत जटिल बनेगी, तो ये इस तरह से चार पालियों में बंध बनेगा, ये यानी 2 ऊपर बनेंगे और 2 नीचे बनेंगे। एक ही दिशा में मिलेंगे तो ये डेल्टा 3dxy बनेगा, और विपरीत दिशा में मिलेंगे तो इनमें सभी में नोडल तल बनेंगे, और इसकी संरचना और जटिल होगी। बीच बीच में से ये खाली प्लेन्स में रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इनके ऊर्जा स्तर की बात करें, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप आणविक ऑर्बिटलों के आरेख बनाएंगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जब हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इनकी बात करेंगे, तो यहाँ पे जो क्रम है वो इस तरह रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद पाई 2px और पाई 2py आता है। इसके बाद आएगा 2pz, सिग्मा 2pz, फिर ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py आएगा, इनकी बराबर ऊर्जा रहती है, और सबसे ऊपर रहेगा सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ये क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ये अंतर क्या रहता है, इसमें देखिए यहाँ अंतर काय का है, सिग्मा स्टार 2s के बाद यहाँ पे सिग्मा 2pz आता है, यानी जो सिग्मा 2pz यहाँ पे पाई px और पाई py के बाद में आया था, ये इसके पहले आ जाता है, और ये इसके बाद पहुँच जाता है। फिर इसके बाद कोई अंतर नहीं है, पाई स्टार 2px बराबर 2py है ये, और इसके बाद सबसे अंत में सिग्मा स्टार 2pz रहता है। तो यहाँ पे आपको जब भी मोलिकुलर ऑर्बिटल के जो आरेख आप बनाएंगे, आपको ये क्रम ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के पहले क्रम ये रहेगा, यानी जो सिग्मा pz है वो पाई px और पाई py के बाद में आएगा, जबकि ऑक्सीजन के बाद जो है, ऑक्सीजन के बाद है, तो उसमें ये सिग्मा pz पहले आ जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें हम बात करें इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, अणुओं में इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तरह होता है, आप बाउ का नियम जैसा आपने ये नियम भल देख लिया है। इनका जो बढ़ते हुए ऊर्जा का क्रम है, उसके आधार पर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यदि हम आबंधी आणविक कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को Nb द्वारा डिनोट करें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या को Na से डिनोट करें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इनकी जो संख्या है ये अणु के स्थायित्व को प्रभावित करती है। यदि Nb Na से अधिक है, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो, यानी Nb इज ग्रेटर देन Na, तो अणु स्थायी होता है। यानी जो आबंधी परमाणु कक्षकों में, आणविक कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या प्रतिबंधी या प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है, तो अणु स्थायी होगा, बनेगा।
यदि इसके विपरीत है या दोनों बराबर हैं तो अणु नहीं बनेगा। वैसे इनके विपरीत जाने की संभावना ना के बराबर रहती है, क्योंकि प्रत्येक आणविक कक्षक में जो आबंधी आणविक कक्षक है उसकी ऊर्जा हमेशा कम रहती है, प्रतिआबंधी की अधिक रहती है। तो पहले आबंधी कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए दूसरी संभावना नहीं होती है। अब हम बात करें एक ऐसे पैरामीटर की जिससे हम अणु के स्थायित्व का ज्ञान कर सकते हैं। हमें बात करेंगे यहाँ पे आबंधी की कोटि की, यानी बॉन्ड ऑर्बिटल, बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा होता है। यानी जो आबंधी की कोटि है वो आबंधी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तथा प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का आधा होता है। यानी आबंधी की कोटि बराबर NB माइनस Na बटे 2, या इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 NB माइनस Na। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। NB क्या है? आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Na क्या है? प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इनके दोनों का अंतर किया, उसमें 2 का भाग दिया तो हमें आबंधी की कोटि प्राप्त होती है। यानी बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भागे 2। अब आबंधी की प्रकृति भी बता सकते हैं इससे। यदि आबंधी की कोटि धनात्मक है, अणु स्थायी होता है। यदि कोटि का मान 1 है तो आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, एकल बंध बनेगा। यदि आबंधी की कोटि का मान 2 है तो इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, यानी द्विबंध बनेगा। यदि कोटि 3 है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी त्रिबंध बनेगा। और आबंध की जो लंबाई है वो आबंध की कोटि के बढ़ने से घटती है। आप जानते ही हैं सिंगल बॉन्ड की लंबाई डबल बॉन्ड से कम होती है, बहुत बड़ी होती है। यानी एक बंध बनेगा तो लंबाई ज़्यादा होगी, 2 बंध बनेंगे तो लंबाई और कम हो जाएगी, और 3 बंध बनेंगे तो लंबाई और कम हो जाएगी। अब बात करें हम चुंबकीय स्वभाव की। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो डायग्राम है उसका जो आरेख बनाएंगे, तो यदि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, यानी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो उसका जो चुंबकीय व्यवहार है वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। यानी ये डायमैग्नेटिक होंगे। और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? इनको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर ये हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। यदि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, यानी ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, यानी इनमें हल्का सा आकर्षण बल होता है। अब यहाँ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम हाइड्रोजन अणु का आप उदाहरण देखिए। जब हाइड्रोजन अणु बनता है तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग लेते हैं, दोनों में वनस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए यहाँ पर सिग्मा वनस बना और जिस सिग्मा स्टार वनस बना, इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो पहले कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इसमें सिग्मा वनस में भर गए। इसका विन्यास हो गया सिग्मा वनस 2। अब इसमें देखिए NB बराबर क्या होगा? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, यानी प्रति आबंधी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो गया 0। तो ये कोटि कितनी हो जाएगी? 1/2, 2 ऋण 0 बराबर 2/2, यानी 1। यहाँ पे कोटि धनात्मक है, अणु स्थायी है। आप जानते हैं हाइड्रोजन का अणु स्थायी है, और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक मान है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से हम इसकी प्रकृति भी जान गए हैं। एकल बॉन्ड बनेगा, इसकी जो लंबाई है 74 पिकोमीटर है, और इसकी जो बंधन ऊर्जा है वो 438 किलो जूल प्रति मोल है। चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के युग्मित हैं, इसलिए ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। अब हम और परमाणु और अणुओं को हम अगले भाग में बात करेंगे, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।